हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने रामराज भंडारी, आपका अपने यूट्यूब चैनल कक्षा 360 डिग्री पे फिर से एक बार स्वागत है। ये जो हमारी क्लास चल रही है एनसीईआरटी एसआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी कक्षा 6 और 7 की जो पाठ्य वस्तु है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, और उससे संबंधित जो भी कोई महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे एनसीईआरटी के अलावा, उनको भी मैं आप लोगों के सम्मुख जल्दी से लाऊंगा, जो परीक्षक दृष्टि से उपयोगी होंगे, परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर आज हमारा जो है कक्षा 8 के लिए जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसका पार्ट फर्स्ट है। और जो ये हमारी लेक्चर की जो सीरीज चल रही है, इसमें ये लेक्चर की सीरीज 8वें नंबर की है, यानी सारांश वाले 8वें नंबर की है। और इसमें हम कक्षा 8 में जो इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। जो कक्षा 6 में है प्राचीन भारत का इतिहास है, कक्षा 7 में मध्यकालीन भारत का इतिहास है। ये जो क्लास है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली, उपयोगी होने वाली है। चाहे आप लोग जो है जो खास करके एलटी सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। 100 से 90% के बीच में कहीं ना कहीं इसी क्लास से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो सीरीज हमारी कक्षा 6 से 12 तक की चलेगी, एनसीईआरटी की संपूर्ण पाठ्य वस्तु की जो हम इसमें जानकारी उपलब्ध कराएंगे वो जो है महत्वपूर्ण सारांश के रूप में होगी। जो चाहे किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, चाहे जो है स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा हो, यहाँ तक कि जो यूपीएससी या पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है उनके लिए भी एनसीईआरटी की सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ पर ये मेरे 2 कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप लोग इन कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं पर कोई जो इशू आता है, और कहीं कोई आपकी जो है कोई क्वेश्चन होते, कोई क्वेरीज होती है, और मुझे जो है व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप जो है जो मेरा ये चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जो भी आपकी जो है क्वेरीज रहती है या वीडियो आपको कैसी लगती है उससे संबंधित कमेंट कीजिए। दरअसल ये जो है ये वीडियो जो बनती है थोड़ा से लंबी बनती है, थोड़ा बड़ी बनती है। ज़्यादा यदि हम बहुत सारी टॉपिक बनाएं, बहुत सारे जो है अलग अलग टॉपिक में बहुत सारी वीडियो बनाएं, तो उससे अच्छा है कि कक्षा 6 के मैंने सिर्फ 4 वीडियो लाई थी और 3 वीडियो लाई थी। कक्षा 7 की 4 लाई थी और कक्षा 8 की भी 4 वीडियो ही ऐसी आएगी। और हमने क्या कर दी इसमें कि कक्षा जो ये 8 की आज हमने शुरू किया, और इससे पहले जो कक्षा 7-8 की जो है 7 की जो वीडियो थी लास्ट वाली, उसमें हमने महत्वपूर्ण सारांश उपयोगी जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अलावा या तथ्य है वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। तो इस वीडियो में भी वो हमने उसमें ऐड किए हैं जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थोड़ा से स्वास्थ्य का थोड़ा इशू चल रहा है, आवाज़ थोड़ा से खराब होगी या और थोड़ा से जो है गले में भी खराश है, और जुकाम, सर दर्द, बुखार ये सब जो है आजकल चल रहा है। तो ये काफ़ी टाइम हो गया, और फिर मैं आप लोगों के लिए जो है, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा लगी हुई है, आप लोगों की जो है एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आप लोग जहाँ पर भी अपनी जो है तैयारी करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म में तैयारी करेंगे उसमें आप तैयारी करते रहिए। और ये जो है ये जो मैंने आपके लिए सीरीज लाई है ये निश्चित रूप से एक कड़ी का काम उसमें जरूर करेगी कि आपकी सफलता में। और आप लोगों का जो है, आप लोगों से सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जो है आप भेजें। मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये जो है ख़त्म होती है, जो हिस्ट्री में इस समय जो हिस्ट्री में विश्व का इतिहास में जोड़ रखा है, फ्रांस की क्रांति है, यूरोप का जो है एकीकरण, यूरोप का जो है क्रांति है, यूरोप का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है, रूस की क्रांति है, उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्य बहुत शॉर्ट में, और जो उपयोगी परीक्षक दृष्टि से उपयोग होंगे उनको भी मैं इनके जैसे समाप्त होते उनको भी लाऊंगा। और वो तुरंत जो है हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, और इसी अंदाज में, और ज्योग्राफी में भी यही ऐसे ही वो बनेगी। और मैं जो है गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो है पिछले
2 साल का पेपर उठा दीजिए एलटी का, चाहे 2 साल का उठाइए, चाहे 2014 को उठा लीजिए, इनसे ही अधिक से अधिक प्रश्न बने होंगे। और अभी जो है इस समय क्या कर दिया है कि जो आयोग ने सिलेबस को उसमें टॉपिक को अलग अलग कर दिया है। पहले तो सीधे तो प्राचीन भारत का इतिहास, और इस समय जो है अलग अलग टॉपिक कर दिए गए हैं, लेकिन इसके ही अंतर्गत वो टॉपिक, सारे वो टॉपिक इन्हीं वीडियो के अंतर्गत है वो टॉपिक। और जैसे इस बार जो है विश्व के इतिहास का भी, लेकिन पिछले तक भी विश्व के इतिहास का, पिछले एलटी का जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी एक जो है विश्व के इतिहास से क्वेश्चन था। तो बेशक उस सिलेबस में इस बार रखा गया, पिछली बार नहीं था, लेकिन क्वेश्चन उससे भी संबंधित आते थे। तो देरी न करते हुए इस सीरीज को हम सीधे आगे बढ़ाते हैं। और जब हम जो है कोई भी नया शुरू करते हैं, जैसे आज कक्षा 8 की एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं, जो पहला पार्ट होता है लगभग जो है वो इंट्रोडक्शन होता है कि उसको जो है पुराने से जोड़ के और नए की तरफ हम किस ढंग से आगे बढ़ते हैं। तो हमने कक्षा 6 में भी देखा कि पहला पार्ट जो है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, और कक्षा 7 में लगभग जो है पहले पार्ट का नाम यही था, और यहाँ पर भी यही है। लेकिन यहाँ पर जो है जो समय चल रहा है, कक्षा 6 जो प्रारंभिक इतिहास है, प्राचीन भारत इतिहास है, वो हर्ष के बाद जो है लगभग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत इतिहास हो जाता है, और मध्यकालीन का भारत इतिहास जो है हम पढ़ते हैं औरंगजेब की मृत्यु तक, 1707 तक। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। बेशक उसमें जो है हमने पिछली क्लास में भी जो मराठे हैं या औरंगजेब के बाद के जो उत्तराधिकारी है उनके बारे में थोड़ा सा देखा था, लेकिन जो आधुनिक भारत का इतिहास हम देखते हैं वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी ही देखते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये क्वेश्चन मार्क है एक तरफ से। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। ये जो आधुनिक भारत के इतिहास से कहाँ से कहा जा रहा है कि प्रथम जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। और इससे पहले जो है गवर्नर थे, तो जो पहले गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। उसके बाद जो है ये वारेन हेस्टिंग्स ये पहले गवर्नर जनरल है। और इसके बाद जो है कहा जा रहा है, तो जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो ये जो है फिर 1829 से 1835-36 तक जो है विलियम बेंटिंग रहते हैं गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाते हैं। और उसके बाद जो है 1857 की जैसे क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के बाद जो है जो ब्रिटिश शासन यहाँ पे वो समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद उस समय जो है जब क्रांति होती है उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल रहते हैं, और उनको जो है फिर उस क्रांति के बाद क्या किया जाता है कि उनको वायसराय के नाम से जाना जाता है। तो वायसराय और गवर्नर जनरल, वैसे वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही वो है, लेकिन एक ही व्यक्ति को पद दिया जाता है। तो वायसराय का मतलब है कि जब वो ब्रिटिश महारानी की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के जो रियासत है और उनके शासकों से मिलते थे, उस समय वो वायसराय कहलाते थे। और जब वो जो है वो ब्रिटिश जो यहाँ पर भारत है, ब्रिटिश भारत में था, तो उसके क्षेत्रों में शासन करते थे, उस समय गवर्नर जनरल कहलाते थे। उसके बाद जो है माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे। और जब जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल भी है और अंतिम वायसराय भी ये है। और उसके बाद क्या होता है कि भारत स्वतंत्र हो जाता है, और भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है ये भारत के फिर क्या बनाए जाते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब जो है स्वतंत्र भारत के एक प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यानी वो भारत के भारतीय, और यदि वो स्वतंत्र भारत के प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो ये जो है एलटी में पूछा गया था।
एलटी में या किसी और एग्जाम में ये पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किसने लिखी, और ये 3 कालखंडों में लिखी हुई है, यानी 3 जिल्दों में लिखी हुई है। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग के जो है चित्र भी है। वारेन हेस्टिंग 1873 में पहले गवर्नर जनरल बने हैं। ये जो पहले गवर्नर जनरल बने हैं वारेन हेस्टिंग्स, तो इससे पहले जो है यहाँ पर जो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों की, बंगाल, मद्रास और उड़ीसा, तो इनकी तीनों के अलग अलग वो गवर्नर थे। तो इसको जब गवर्नर जनरल बना दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को, तो उन दोनों प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के अधीन ही कर दिया जाता है, और इनको गवर्नर जनरल का, तीनों में अलग अलग गवर्नर थे, इनको गवर्नर जनरल का पद दिया जाता है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जेम्स मिल है, इन्होंने क्या किया है कि 3 कालखंडों जो है भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। हिंदू काल, मुस्लिम काल यानी जो मध्यकालीन भारत इतिहास है, ब्रिटिश काल जो आधुनिक भारत इतिहास है, और हिंदू काल जो प्राचीन भारत इतिहास है। इस प्रकार 3 भागों में बांटा। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मिल को यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इनको ये लग रहा है कि जो है सभ्यता के मामले में तो कौन व्यक्ति ऐसे जिसको जो है वो कहते हैं कि एशियाई समाज जो है यूरोप से पीछे है, तो मिल कह रहे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि भारत के में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू, मुस्लिम और तानाशाहों का ही राज चलता था। यह चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो ये जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है इनका भी बोलबाला है, और यहाँ पर जो है धार्मिक रूप से शासन चल रहा है। तो ये धार्मिक उस पर बात कर रहे हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। तो मिल की राय में भारत को क्या ये सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काल के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। तो मिल जो है कह रहे हैं कि ये जो है भारत में क्या किया जाए, यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। ये मिल का जो है मानना है कि भारतीयों को सभ्य के ढंग से बनाया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर क्या करना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए। तो मिल ने क्या सुझाव दिया था, ये आप लोग ध्यान रखना, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जाए। कौन व्यक्ति ऐसा मान रहे? मिल मान रहे। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो कौन व्यक्ति ऐसा मान रहा है कि जो है अंग्रेजों की मदद के बिना जो है हिंदुस्तान प्रगति नहीं? मिल। जब तक एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। मेन जो है इसका निष्कर्ष ये है कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो औपनिवेशिक प्रक्रिया क्या है? यह इस प्रकार का वो बन सकता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते जो है किसी एक देश से दूसरे देश के दबदबे से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो शुरुआती साल है, यहाँ पर जो है जो दस्तावेज है, जितने भी कोई पुराने दस्तावेज है, उनकी जो है क्या की जाती थी? सावधानी पूर्वक, मतलब बहुत जो लिखने वाले होते थे वो सावधानी पूर्वक वो लिखते थे, बहुत देख करके लिखने होते थे, तो नकल बनाई जाती थी। यानी कोई प्रिंटिंग प्रेस ऐसी नहीं थी। और प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में लाते पुर्तगाली ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं। तो उन्हें खुसन बीसी, ध्यान रखना आप लोग, खुसन बीसी का माहिर, इन्हें खुसन बीसी के माहिर लिखते थे। इनको कौन लिखते थे? खुसन बीसी के माहिर। खुसन बीसी का मतलब क्या है? तो खुसन बीसी या सुलेखन बीसी, इन दोनों में से कोई भी शब्द आ सकता है। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। तो खुसन बीसी और ये कौन होते हैं? जो बहुत अच्छे से चीजों को लिखते हैं।
मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। अब यहाँ पे बात है कि आखिरी शक्तिशाली बादशाह मुगल में जो है औरंगजेब थे। 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है जो और मुगल बादशाह होते हैं वो इतने योग्य नहीं होते, यानी इनके बाद औरंगजेब के बाद जो है 12 मुगल बादशाह और होते हैं जिन्हें उत्तरकालीन मुगल बादशाह कहा जाता है। तो उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हम देखते हैं जो औरंगजेब ने उसने जो है दक्षिण भारत तक जो है अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे, इन्हें ताकत भी दिखाने लगे और ये क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो, जैसे बंगाल स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे क्या हो जाते हैं कि ये जो है अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली और जो जिस क्षेत्र में वो जो है शासन करते हैं, जिस क्षेत्र में सूबेदार होते हैं वहीं पर वो जो रियासतों को कायम कर लेते हैं और वहाँ वो खुद शासक बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है ये उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर, राजनीति के क्षेत्र में अंग्रेज भी एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरने लगे। 18वीं शताब्दी यानी 1770 के बाद लगभग ये अंग्रेज भी राजनीतिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने लगते हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। ये प्रतीकात्मक रूप में थे मुगल बादशाह और जो है कोई ताकतवर नहीं थे। जब 1897 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब 1857 में जो 1857 स्वतंत्र संग्राम होता है, उस समय जो सेना है या जितने भी जो है ये आंदोलनकारी है, तो ये क्या करते हैं कि 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें आंदोलनकारी मुगल बादशाह को क्या करते हैं, अपना नेता मानते हैं। और इस चीज को जो है जो बहादुर शाह जफर है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, तो ये अपने आप को जो है ये स्वीकार भी कर लेता है कि ठीक है। जब विद्रोह को चल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इनको कहाँ भेज दिया गया, म्यांमार भेज दिया। और उनके बेटों को जफर के सामने ही क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई, यानी उनको उनके बेटों को जफर के सामने ही मार दिया गया। और मुगल बादशाह को जो है रंगून भेज दिया गया है, रंगून की जेल में उनको डाल दिया गया है। और 1857 की क्रांति होती है। 1857 के बाद 1862 में उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना आप लोग कि उनकी मृत्यु कब होती है। जितने भी ये एनसीईआरटी है, जो यहाँ पर एनसीईआरटी में है, और जो कुछ भी और वो बताया जाता है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी आपको नोट करना है। अच्छा, परसों जो है जो पहले उस दिन लेक्चर था, तो उस दिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि जो कोनून हीरा था और अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय थी, तो वो विजय वारंगल विजय थी। और वारंगल विजय में वहां पर जो है वारंगल क्षेत्र में जो औरंगजेब का जो सेनापति था मलिक काफूर, तो मलिक काफूर ने वो विजय की थी। ये तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है अभी, तो तेलंगाना विजय या वारंगल विजय, वारंगल न दे तो तेलंगाना। तो ये वहां पे काकतीय वंश का वो शासन था और प्रताप रुद्रदेव वहां पे शासक था और उससे जो है उसने मलिक काफूर ने वो हीरा प्राप्त किया। और जो मलिक काफूर है, मलिक काफूर औरंगजेब को अलाउद्दीन खिलजी को जो है गुजरात विजय से प्राप्त हुआ था। और गुजरात विजय जो है 1297 में हुई थी। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही जो अलाउद्दीन खिलजी ने है वो अलाई दरवाजा का निर्माण उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और जो ये मलिक काफूर है, इसको 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये बहुत योग्य था ये व्यक्ति। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया।
अब यहाँ पर चार्टर न लिख करके इजाजतनामा ही यदि आए कि इनको इजाजतनामा कब मिला, तो आपको ध्यान रखना कि इजाजतनामा भी वही चार्टर है। और इससे क्या हो गया कि ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम किससे जो है लिया, एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो एलिजाबेथ प्रथम से वो लिया और 1600 में, तो ये 1600 का लास्ट दिन था 31 दिसंबर 1600 को, तो ये जो है चार्टर वो मिला था। और इसमें ध्यान रखना कि पहली बार जब चार्टर मिला था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने समय के लिए जो पूर्वी देश है उनमें व्यापार करने का एकाधिकार, एकाधिकार मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती और कंपनियां नहीं जा सकती, एक अधिकार इनका ही अधिकार रहेगा व्यापार पे और कंपनियां कोई नहीं जा सकती है। तो ये जो है 15 साल के लिए पहली बार जो है फर्स्ट में जब मिला था तो 15 साल के लिए मिला था, बाद में उसका रिन्यू होता गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती। अब क्या क्या चीजें इस चार्टर में थी, किन किन बातों का था वर्णन, तो इसमें समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती है, हो सकती है। इनको खोजने के बाद वहां क्या करेगी, सस्ती कीमत पर वहां से चीजें खरीद सकती है और यूरोप में जो है उन चीजों को महंगी कीमत पर बेच सकती है, तो ये बेच सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, अब तक पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो जो पुर्तगाली व्यापारी है उन्होंने सबसे पहला ठिकाना अपना गोवा में बनाया, ये बात आप ध्यान रखना। और इन अंग्रेजों के आने से पहले जो है, तो ये अंग्रेज कहाँ से आते थे, अफ्रीका के, जो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट को अफ्रीका का जब आप मानचित्र देखेंगे तो अफ्रीका का जो मानचित्र है एज करके जो अफ्रीका का मानचित्र है ऐसा तो यहाँ से जो है जब ये यूरोप ऊपर है तो यूरोप, यहाँ से जब ये यूरोप पे आते थे और यहाँ जो है अटलांटिक महासागर होते हुए इधर से आते थे, तो यहाँ से इन्हें पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। और यहाँ से पूरा चक्कर लगा करके तो केप ऑफ गुड होप, तो केप का मतलब है कि जो भूमि का हिस्सा, भूमि का वो नुकीला हिस्सा जो समुद्र की तरफ जो है निकला हुआ हो या सागर की तरफ जो है निकला हुआ हो, तो उसे केप कहते हैं। तो केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप से ये जो है यात्रा करके भारत में पहुंचे थे और यहाँ से फिर पूरा चक्कर लगा के, तो इंडिया समझ लो कि इंडिया जो है काफी दूर था, तो यहाँ जो है वो पहुंचे थे। तो तब तक जब तक ये आए, अंग्रेज आए, तब तक जो है यहाँ पर किसने अपने जो है दस्तक दे गए थे, वो तब तक यहाँ पे पुर्तगाली लोग आ चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री, ध्यान रखना, जो पुर्तगाल का जो खोजी यात्री था वास्को डी द गामा, वास्को डी गामा हम कहते हैं, वास्को डी द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया, समुद्री मार्ग का पता लगाया। भारत की खोज नहीं की, भारत में पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया। इस बात का आप जो है क्लियर रखना कि भारत में पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया। भारत तो पहले से था लेकिन इसने समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक अब इसको ये पता था कि भारत है कहीं और वहां के लिए समुद्री मार्ग को ढूंढ रहा था, क्योंकि उससे पहले जो है बहुत सारे यात्री भारत आ चुके थे, बहुत सारे रोम का व्यापार भारत से होता था। तो एक प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, तो उसमें जो है वर्णन है भारत व्यापार का। और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री में ही यूरोप के रोम के लोगों को जो कोसता है कि अपनी जीभ के स्वाद के लिए जो है पूरा यूरोप का सोना भारत में आ गए है, पूरा यूरोप के जो है धन दौलत भारत में आ गई है। और भारत से वो क्या करते थे, मसालों के व्यापार करते थे और भी बहुत सारे व्यापार थे। तो हम यहाँ पे देखें किन किन चीजों में व्यापार करते थे। डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे। डच
हॉलैंड के वासी डच कंपनी कहाँ है, हॉलैंड की कंपनी है। तो आप ध्यान रखना कि हॉलैंड की कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी में आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों नाम रखे, ईस्ट की तरफ व्यापार कर रहे हैं, पूर्व की तरफ व्यापार कर रहे हैं, इंडिया के लिए वो आ रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो है वो नाम रख रहे हैं और उन्हें इंडिया के बारे में पहले से पता है। हमने कक्षा 6 में और जिन लोगों ने भी इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया जो है इसमें जो है विजिट कीजिए, चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है सारे वीडियो अवेलेबल है और एक एक करके आप वीडियो देखें, कोई नहीं समय लगेगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, आपके बेस को बनाती है, उसके बाद आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं और उसके बाद और जो है चीज़ों को आप जल्दी से पकड़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी आपको लिए एक बहुत हेल्प का काम करती है। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए और फ्रांसीसी व्यापारी, ध्यान रखना आप लोग कि फ्रांसीसी व्यापारी सबसे लास्ट में आते हैं। 1498 में ही यहाँ पे जो है पुर्तगाली आ गए हैं। 1498 में पहली बार आ रहा है, ये 2 बार आता है, वास्को डी गामा 2 बार आता है। 1498 में आता है, फिर जो है वापस जाते हैं, 1502 में जो है फिर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं, फिर यहाँ पे डच आते हैं, 1602 में यहाँ पे जो है डच पहुंच जाते हैं और कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हो जाती है और उसके बाद जो है सबसे बाद में ये 1664 में जो फ्रांसीसी है, ये सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जो जितनी भी व्यापारी कंपनी आ रही है ये सब जो है एक जैसी चीजें खरीदना चाह रही है, ये मसालों का व्यापार करना चाह रही है और जो यहाँ पर भारत में माने सूती कपड़ा है, बारीक सूती कपड़ा, उसका व्यापार करना चाह रहे हैं। रेशम की यूरोप में जबरदस्त मांग थी, उसका व्यापार करना चाह रहे हैं, ये यूरोप के बाजारों में डिमांड है। और इसके अलावा जो है काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रखती थी जो है यूरोप के बाजार। तो आपको जो है सिर्फ इन चीजों को दे देगा कि इनकी डिमांड थी। एक उसमें ऑप्शन में सूती कपड़ा वो दे देगा, रेशमी कपड़ा भी है, ये आप लोग जो है ध्यान रखना इतनी चीजें। यूरोपीय बाजार, यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब जो है ये प्रतिस्पर्धा हो रही है तो इन चीजों की डिमांड बढ़ रही है, इन चीजों की कीमतें जो है भारत में बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारी कंपनी आ गए खरीदने के लिए। एक ही चीज है एक ही व्यक्ति के पास और उसको उसके व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग आ गए तो क्या होगा कि कीमतें बढ़ जाएगी। मांग का नियम है कि यदि जो है डिमांड बढ़ जाए किसी चीज की तो उसकी कीमत भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उससे क्या होगा, जो उनको मुनाफा मिलना था, जो इन्होंने कमाना था, क्योंकि अब क्या हो गई कीमत बढ़ी हुई कीमत में खरीद रहे हैं तो वहां पर कितने ज्यादा जो है महंगा बेचोगे, तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उन कंपनियों का मुनाफा गिरना शुरू हो गया और जब मुनाफा गिरेगा तो कंपनियां आपस में क्या होगी, वो कंपनियां आपस में ही लड़ेगी। अब त्रिपक्षीय संघर्ष जैसे हमने जो है कन्नौज के लिए देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष, वैसे यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। एक जो है कंपनियां हैं जिसमें ईस्ट इंडियन कंपनी और दूसरी कंपनियां हैं, तो एक तरफ ईस्ट इंडियन कंपनी, दूसरी तरफ दूसरी कंपनी, तीसरी तरफ भारतीय। तो इस प्रकार से त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पर भी होगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वह अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे, लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस माहौल ने क्या कर दिया, व्यापारिक कंपनियों के बीच जो है लड़ाइयां की शुरुआत कर दी। और 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को क्या कर देती थी, डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। और जब ये स्थिति आएगी तो एक कंपनी क्या करेगी, भारत में कोठियां स्थापित करेगी, भारत में दुर्ग बनाएगी, भारत में किले बनाएगी, उनके जो है जो कोठियां बनेगी उनके बाहर से दुर्गीकरण करना शुरू करेगी अपनी माल की सुरक्षा के लिए। स्टार्ट में अपनी माल की सुरक्षा के लिए करते हैं लेकिन बाद में वो जो है कुछ उसका मकसद और हो जाता है। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और जब व्यापार अब जो ये चल रहा है, ये व्यापार अब हथियारों के, उनके साथ सेना भी चल रही है, तो बिना हथियारों की मदद से व्यापार नहीं हो पा रहा है। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब जो है व्यापारिक चौकियां बना रहे हैं और इनको जो है किला बना करके सुरक्षित रखने के काम कर रहे हैं। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण
स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब जब जो है ऐसी स्थिति आएगी तो स्थानीय शासकों से भी टकराव होगा। दो तरफ तो एक कंपनी आपस में लड़ रही है, तीसरा जो है स्थानीय शासक कहेगा भाई तुम जो है किले क्यों बना रहे हो, तुम जो है ये कोठियां क्यों बना रहे हो, तुम जो है फोर्स क्यों रख रहे हो। तो जो स्थानीय शासक है उनको भी थोड़ा वो भी जो है इनको शंका की दृष्टि से देखने लगेंगे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे में शुरू हुई थी, बंगाल में शुरू हो रही। अंग्रेजों की पहली जो फैक्ट्री वो 1651 में हुगली नदी के तट पे, हुगली नदी जो है, जो गंगा नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है तो बंगाल में प्रवेश किया, बंगाल में जो है वो दो भागों में बढ़ जाती, फरक्का के पास से वो दो भागों में बढ़ जाती, जहाँ पे फरक्का बैराज है। एक जो है हिस्सा उसका जाता है जिसको ये बाद में इसको जो है ये भागीरथी के नाम से हो जाती। बाद में इसमें हम देखते हैं कि उसमें पद्मा और जो है पद्मा और मेघना आकर के जब बाद में मिलती है, तो इसको हम जो पूरे ज्योग्राफी में वो पढ़ेंगे कि किस कहाँ कहाँ इनका क्या नाम है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम समझने के कह रहे हैं, यहाँ से दो हिस्सों में जो एक हिस्सा जो है बंगाल की तरफ यहाँ जाती है, तो ये जो है इसे हुगली, इस जो ये ट्रिब्यूटरी है इसको हुगली के नाम से वो जाना जाता है। तो दो उसमें हिस्से में बढ़ जाती है और वहां पर जो है यहाँ पर अंतिम इसे भागीरथी के नाम से भी इसे अंतिम में जाना जाता है, क्योंकि पहले स्टार्ट में यहाँ पे भागीरथी, वहां पे भागीरथी नाम से उस समय के लिए ही कुछ जगह पे कुछ दूरी पर ही कंपनी के व्यापारी यही से अपना काम चलाते थे। यहाँ से हुगली से वो काम चलाते थे। व्यापारी को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस जमाने में इनको क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारियों के इस जमाने जो है फैक्टर कहा जाता, तो जो अंग्रेज के जो है कंपनी के व्यापारी थे इनको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में अब फैक्टर, क्योंकि फैक्ट्रियां बना रहे हैं इन्हें फैक्टर कह रहे हैं। इस फैक्टर में बियर हाउस था, बियर हाउस है, स्टोर है वहां पे, जहां निर्यात होने वाली वस्तु चीजों को क्या किया जाता था? जमा किया जाता था। तो बियर हाउस में जमा किया जाता। बियर हाउस क्या था ये ध्यान रखना आप लोग। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ, जहां पर जो है ये बना रहे हैं बियर हाउस बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, उस के चारों तरफ कंपनी ने क्या कर दिया? एक किला बनाना शुरू कर दिया बंगाल में। और 2 साल बाद, यानी 96 के बाद 2 साल बाद 1698 में यहाँ पे स्पष्ट लिखा 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। किसने? जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने जो है क्या कर दी? मुगल अफसरों को रिश्वत दी और 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। अब ये जो है जमींदारी खरीदने लगे। अब जो है भारतीय ये जो है आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। इनमें से एक गांव है कालीकाता। कालीकाता जो बाद में कलकत्ता बना, इसे आज इसे कोलकाता कहा जाता है। तो उस समय कालीकाता था। तो 3 गांव की जो है जमींदारी ली है इन्होंने रिश्वत लेकर के मुगलों से। और ये जो है एक है कालीकाता, दूसरा है गोविंदपुर और तीसरा जो गांव है सोना नाती है। तो 3 गांव थी, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर 3 गांव की जो है इन्होंने जमींदारी ली है। तो आप इन तीनों गांव के नाम जो है ध्यान रखना। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया है। इन्होंने तो मुगलों से जो है रिश्वत देकर के ऐसा कर लिया, लेकिन जो मुगल सम्राट औरंगजेब है इस बात के लिए औरंगजेब को तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, बिना चुंगी दिए हुए क्या करे? करने का फरमान जारी कर दे। तो यहाँ पर जो है औरंगजेब उनको बिना चुंगी मुक्त दे देता है कि आप बिना चुंगी के जो है क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे जो है ये जहां जिस क्षेत्र में बंगाल वाले क्षेत्र में करते थे तो वहीं पर इनको वो दे दिया है। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त
व्यापार का अधिकार मिला था सिर्फ औरंगजेब के फरमान को, कंपनी को ही, कंपनी के कर्मचारी को नहीं कि वो कंपनी कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार कर सकते, सिर्फ कंपनी को। तो कंपनी को किसने दिया है? औरंगजेब ने दिया है, बंगाल वाले क्षेत्र में दिया है। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया? शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब ये लोग जो है निजी व्यापार कर रहे हैं बिना शुल्क के, बिना टैक्स के, और वो जो है टैक्स देने से इनकार कर रहे हैं। इससे बंगाल के राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, बंगाल में जो टैक्स आना बहुत कम हो गए। और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। अब इस समय जो मुर्शिद कुली खान है, तो इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, और इसके बाद जो है जो मुगल बादशाह और बन रहे, तो उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाह है वो इतनी योग्य तो है नहीं। तो इस समय जैसे बहुत सारे मुगल बादशाह, और जो फारूक सियार है, तो फारूक सियार के टाइम पे क्या हो गया कि ये जो है मुर्शिद कुली खान ने ये बंगाल का नवाब बन गया। मुर्शिद कुली खान इसने जो है मुगलों का आधिपत्य जो है अस्वीकार करके और ये बंगाल का स्वतंत्र नवाब बन गए, पहला नवाब बन गए। और ये क्या कर रहा है? बंगाल में विरोध कर रहा है इस चीज का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान के बाद जो है बंगाल का नवाब बन रहा है अलीवर्दी खान। पॉइंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है और जो मैं आप लोगों को अतिरिक्त बता रहा हूं, उस प्रकार के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अलीवर्दी खान का कथन है कि अंग्रेज वो कहते हैं, अंग्रेजों के बारे में कहते हैं कि ये जो है उस प्रकार के जो है, जो ये अंग्रेज कंपनी है जो है मधुमक्खियों का छत्ता है, यदि इनको छेड़ोगे तो एक काट काट करके मार देगी, और यदि इनको छेड़ोगे नहीं तो ये जो है शहद देगी। तो ये अलीवर्दी खान का कथन है, ये आप लोग ध्यान रखना कि अलीवर्दी खान का ये कथन है। तो अलीवर्दी खान और उसके बाद सुराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब इसके बाद जो है बन रहे सुराजुद्दौला। जो सुराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन रहे हैं, इसके समय पे ही प्लासी का युद्ध हो रहा है। और ये सुराजुद्दौला है, ये जो है अलीवर्दी खान की जो लड़की है, अलीवर्दी खान की कोई जो है लड़के नहीं थे, तो उसकी 3 लड़कियां थी, और 3 लड़कियां, एक लड़की का जो है पुत्र ये है सुराजुद्दौला, तो ये जो है बंगाल को, इसको जो है अलीवर्दी खान ने ही नवाब जो है अगला नवाब स्वीकार कर दिया था। और जब अलीवर्दी खान जब जो है कोई जो है बिना पुत्र का उसका वारिस नहीं किसी राजा का, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर स्थिति ऐसी बनेगी कि झगड़े वाली स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे दुश्मन हो चुके। एक तो दुश्मन इसके अंग्रेज हो गए, और ये सुराजुद्दौला जो है काफी योग्य है, और इसको ये अंग्रेजों के आंखों में जो है खनक रहा है। ये अंग्रेजों को जो है, ये अंग्रेज इसको स्वीकार नहीं कर पा, अंग्रेज इसको जो हटाना चाह रहे हैं। और इसके जो मौसी है, एक मौसी इसकी घसेटी बेगम, वो भी एक अलग गुट बना रहे। एक इसके जो है दूसरी मौसी का जो लड़का है उसका भी एक गुट अलग है। तो इसके बहुत सारे दुश्मन हैं। उन्होंने कंपनी को रियायतें देना से मना कर दिया। अब जब ये जो बने, ये जो सारे नवाब है सब योग्य है, और ये क्या करे? कंपनी को रियायत देने से मना करे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांग रहे हैं। अब कंपनी कह रहे हैं कि आप नजराना दो, आप जो है कुछ जो है जो आपको व्यापार करने का अधिकार चाहिए, तो आप हमें जो है कुछ गिफ्ट दो, कुछ जो है टैक्स दो। अब टैक्स वैसे तो टैक्स तो फ्री कर दिया है, क्योंकि जब जो है फारूक सियार जो है मुगल बादशाह बना था, तो फारूक सियार ने पूरे जो मुगल एम्पायर है, मुगल जहां पर मुगल शासन है, वहां पर कंपनी को क्या कर दिया कि कंपनी को जो है टैक्स फ्री कर दिया कि आप जो है टैक्स आपको जो है देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको साल में सिर्फ 3,000 रुपए देना है, और 3,000 वार्षिक शुल्क के बदले कंपनी को क्या कर दिया है कि व्यापार मुक्त का अधिकार दे दिया है। यानी कंपनी को एक तरफ से जो है दस्तक दे दी, कंपनी को एक तरफ से क्या कर दी है, लाइसेंस दे दिया, व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया, दस्तक दे।
और उस दस्तक का हम जो है जब इतिहास में पढ़ते हैं कि दस्तक का दुरुपयोग होता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के अधिकारी क्या करते हैं, जो भारतीय व्यापारी होते हैं उनको जो है दस्तक दे देते हैं, उनको जो है वो लाइसेंस दे देते, कह देते हैं कि ये, वो बोल देते हैं कि ये बता दें कि अंग्रेजों को सामान है, अधिकारी को सामान है, और वो जो है उस दस्तक का दुरुपयोग करते हैं। तो उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसके किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। और ये क्या कर रहे हैं कि सिक्के डालने का अधिकार नहीं दे रहे हैं और उस जो कंपनी जो किलेबंदी कर रही है उसको जो है वो रोक रहे हैं। तो ये जो फर्रुखसियार है ये भी जो है ये यही काम कर रहा है, सिक्के डालने का अधिकार दे रहा है, और यहाँ पर ये जो अब बंगाल के नवाब बन रहे ये इसको रोक रहे हैं। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ये क्या करे, कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही, कंपनी की वजह से ये बंगाल के राजस्व वसूली कम हो रही और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही। ये जो है ये नवाब उन पे कंपनी पे आरोप लगा रहे। अब ये क्या हो रहा है कि टकराव हो रहा है इनमें, दिन पर दिन बढ़ रहा है कंपनी में, और जो है जो बंगाल के नवाब है गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति क्या हुई, प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रोम में हुई। प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रोम में जो है ये जो है टकराव सामने आया। तो प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी एक वहां पर प्लासी के फूल होते थे, तो प्लासी के फूल होने के कारण उस जगह का नाम प्लासी था। तो ये भी पूछा जाता है कि प्लासी का मतलब क्या है, क्यों वहां का। तो यहाँ पे 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सुराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सुराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सुराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे क्या हो, व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। तो कंपनी ऐसा चाहती थी कि ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। अब कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रयास किया कि सुराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। तो हमेशा जो है दुश्मन ऐसे ढूंढेगा कि उसका जो है कौन दुश्मन है उसको जो है बना दिया जाए या उससे दोस्ती कर दी जाए। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जब जवाब में सुराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि अब जो है कंपनी ऐसा वो कर रही है, यहाँ पे ये ताक में है, लेकिन सुराजुद्दौला ने क्या जवाब दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किल्लेबंदी रोके और वाकायदा राजस्व चुकाए, राजस्व वाकायदा टैक्स चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला बोल दिया है, 30,000 सैनिकों को लेकर के कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उस पे हमला बोल दिया नवाब ने। एक मिनट। जो ये अंग्रेजों को दस्तक दी जाती थी व्यापार करने के लिए, एक लाइसेंस दिया जाता था, उसको उस लाइसेंस को वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवाया। इसलिए बंद करवाया कि जो भारतीय व्यापारी है उनको जो नुकसान हो रहा था उस कारण वारेन हेस्टिंग ने इसको दस्तक प्रथा को जो है बंद करवाया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि इसको बंद किसने करवाया। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध, नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कासिम बाजार पे उसने जो है हमला कर दिया, फिर जो है कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए वहां रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब जैसे ही क्या हुआ कि नवाब के जो है कलकत्ता पे जो कलकत्ता किला है उस पर अधिकार हो गया, और जैसे खबर कहाँ पहुंची, मद्रास में पहुंची, मद्रास प्रेसिडेंसी में पहुंची। तो यहाँ पर तैनात कंपनी का जो अफसर वहां पर है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ही पहला जो है गवर्नर है। लेकिन इस समय जो है ये पहले नहीं है, इस समय 1757, हाँ इस समय पहला गवर्नर है के नेतृत्व में सेनाओं का को रवाना कर दिया। वहां जो है इस समय वो क्लाइव था,
और क्लाइव जो है यहाँ से सैन्य लेकर के आ गया। अब हुआ क्या यहाँ पर कि एक घटना होती है जब जो है जो सिराजुद्दौला है, तो सिराजुद्दौला जब कासिम बाजार पे वो कब्जा कर लेता है और ये जो इनका कलकत्ता वाली कोठी है यहाँ पर भी कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर एक घटना होती है ब्लैक होल की घटना 20 जून 1757 को। तो ब्लैक होल की घटना एक जो है सिर्फ रची गई थी हॉलवेल के द्वारा, और उसमें हॉलवेल ने कहा था कि मैं भी उसमें सम्मिलित था। उसमें ये कहा जाता है कि जब इसने इस पे कब्जा कर लिया इस कोठी पे, इस किले पे, तो उस किले पे वो कहते हैं कि इसने सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया कि 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे पे बंद कर दिया, और उस कमरे वो इतना छोटा था कि वहां पर जो है दम घुटने से 146 में से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, दम घुट गया, और सिर्फ उसमें बचे थे 23। तो वो कहता है हॉलवेल कहते हैं कि इसमें मैं भी था। तो एक जो है ऐसी, और वो जो है एक आरोप लगाया जाता है कि भाई जो है सिर्फ जो है जो सिराजुद्दौला है उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा जो है इसने वो गलत किया, तो एक इस पे आरोप लगाया जाता है। तो एक जो है वो कहानी बनाई जाती है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है ब्लैक होल की घटना कब हुई, तो 20 जून 1757 को हुई थी, और उसमें कितने की मृत्यु हुई थी या कितने जो जीवित रहे, तो 23 उसमें जीवित रहे, 146 में से 123 की मृत्यु हो गई थी। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ, अब यहाँ से मद्रास से जो है रॉबर्ट क्लाइव, अब ये ध्यान रखना जो प्लासी का युद्ध हो रहा है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हो रहा है, और सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है कंपनी की सेना का नेतृत्व किया 1757 में। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कालगुजारियां भी थी। तो जो इसके हारने के कारण था, इन्होंने क्या कर दिया कि जो इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको क्या कर दिया कि उस सेनापति को अपने पक्ष में मिला दिया और उसको घूस रिश्वत दे दी। उसको ये जो है ऑफर दे दिया कि आपको जो है नवाब बना दिया जाएगा अगला, क्योंकि अंग्रेज ऐसी जो तलाश में थे कि एक कठपुतली नवाब बनाने की तलाश में थे जो उनके हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेना थी, मीर जाफर जैसा सेनापति जो है युद्ध मैदान में गया, वो अंग्रेजों से मिल गया और नवाब को वहां पे जो है वो बंदी बना दिया गया, पकड़ दिया गया। और फिर क्या हुआ कि मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो ये जो है पूरे घटना वो थी, और ये एक तरफ से कूटनीति हुई थी। वहां पर जो है युद्ध छल से युद्ध जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों ने हर जगह ही ये नीति अपनाई थी, छल वाली नीति अपनाई थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। अंग्रेजों के हिसाब जिसको चाह रहे थे उसको नवाब बना दिया। अब जब मीर जाफर को नवाब बनाएंगे तो उससे कुछ मांगेंगे कि भाई इतना कुछ जो है क्षेत्र हमें दे दो, कुछ पैसे दे दो, जो युद्ध का हरजान है उसको दो, तो ये सब वो देगा। और कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, इसलिए इसको बिठा रहे। अभी वो जो है नहीं चाह रहे, हस्तक्षेप नहीं चाह रहे, शासन में तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था अपना। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। अब कंपनी का विरोध क्यों कर रहा है कि ये जो है बराबर सुविधाएं की डिमांड कर रहे हैं, बराबर उसको जो है नवाब को सही से काम नहीं करने दे रहे हैं, और जो करे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, अधिक से अधिक जो है मांग रहे हैं, हमेशा मांगने पे लगे हुए। तो जब वो दे दे के थक गया तो क्या हुआ, कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम, उसके ही दामाद को, मीर कासिम को नवाब बना दिया। इसके मीर जाफर के दामाद को मीर कासिम को बना दिया। खेल खेले यहाँ पे। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, अब परेशान क्यों करने लगा कि ये थोड़ा सा योग्य तो था ही, तो इसने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी चेंज कर दिया, और अंग्रेजों को लगे कि कुछ जो है वो कर रहा है, ये कुछ चालाकी कर रहा है, या ये हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला। तो ये जब अंग्रेज इसको परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई
1764 में उसको भी हारना पड़ा। क्या इस जो प्लासी की लड़ाई है 23 जून 1757 को हुई, 23 जून 1757 को हुई। और इसके बाद बक्सर की लड़ाई ये हो रही 22 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर 1764 को हो रही है बक्सर की लड़ाई। तो इसमें मीर कासिम परसानो बक्सर की लड़ाई 1764 में भी हारना पड़ा उसे बंगाल से। अब यहाँ पर जो बक्सर की लड़ाई हो रही है तो इसमें 3 पक्ष है, एक तरफ और एक तरफ है अंग्रेज। और इसमें जो है अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो कर रहे हैं मुनरो हेक्टर। और जो प्लासी में क्या था वो जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो यहाँ पर जो है 3 जो है, एक तो मुगल शासक है इसमें, एक अवध का नवाब है और एक जो है बंगाल का नवाब है। तो अवध का जो नवाब है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय है और मीर कासिम बंगाल का नवाब है और सुजाउद्दौला अवध का नवाब है। तो इन तीनों की संयुक्त सेना है। ये वास्तविक युद्ध है और इसमें वास्तविक जो है इनको जो इनकी शक्ति है उसका जो है वो अंग्रेजों की शक्ति का पता लगता है। और यहाँ पर ये तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से हरा देते हैं अंग्रेज। तो उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। इसको बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। और हर बार जो है कंपनी क्या कर रही है कि जितने भी जो है एक पहले मीर जाफर है उससे जो है कुछ मांगा, उससे जो है कुछ सुविधाएं मांगी, फिर मीर कासिम को उससे भी कुछ क्षेत्र मांग कुछ सुविधाएं मांगी, फिर जो है मीर जाफर को बना दिया और उससे कह रहे कि 5 लाख रुपए आपको जो है हर साल देने हैं, हर महीने देने हैं, चुकाने हैं। और ये क्या हो गया कि ये जो है ये भाग गया, ये मीर कासिम जो है भाग गया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब 1765 में जो मुगल सम्राट है वो क्या कर रहा है कि कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान, यहां पर इनको दीवानी दे दी गई है कंपनी को। यानी इनको अब जो है टैक्स राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया है। किसने? जो मुगल सम्राट है। और 1765 में तो उसने क्या कर दिया है कि इसमें उनको दे दिया दीवानी अधिकार। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब जब ये दीवानी मिल गई है तो अच्छा, अब जो है इसमें हम देख रहे थे कि जो बक्सर का युद्ध है इसमें 3 शक्तियां एक साथ लड़ रही है। एक तो है मुगल सेना, दूसरी है जो है बंगाल का, और तीसरा बंगाल का नवाब, तीसरा अवध का नवाब। तो इस समय क्या हो गया कि जो बंगाल वाला हिस्सा, बंगाल प्रांत है और बिहार वाला हिस्सा है, बंगाल और बिहार का जो है दोनों जगह की ये दीवानी का अधिकार, क्योंकि उस समय बिहार बंगाल के अधीन था, बंगाल का ही हिस्सा था। तो बिहार और बंगाल के दीवानी का अधिकार जो है पूरा, क्योंकि वहां पर बंगाल का जो नवाब है वो हार गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ अब नवाब जो है नाम मात्र का रह गया। और यहाँ पर 65 में क्या कर दिया कि जो है मुगल सम्राट ने जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो उड़ीसा का भी क्षेत्र जो है कंपनी को दे दिया, वहां के राजस्व की वो कंपनी को दे दिया। क्योंकि मुगल सम्राट के साथ जो है जो इलाहाबाद की संधि होती है इसके बाद
बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद की दो संधियां होती है। एक संधि होती है 15 अगस्त 12 अगस्त को, और एक होती है, एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और एक संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। तो ये दो संधियां होती है, और इन दो संधियों में से मुगल सम्राट क्या करते हैं, उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेजों को दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग दीवान नियुक्त कर दिए जाते कंपनी द्वारा, और जो बंगाल के लिए जो है दीवान नियुक्त किया जाता है कंपनी द्वारा, वो किया जाता है रजा खां को, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का जो है दीवान नियुक्त कर दिया जाता है कि वहां पर जो है जो राजस्व है, राजस्व वसूली काम किसके पास दे दिया। अभी कंपनी सीधे सीधे जो है नए इसमें हस्तक्षेप कर रही है, और वहां पर क्या करे, दीवान नियुक्त कर रही है कि राजस्व वसूल करने के लिए अपने एक व्यक्ति को रख रहे, और वहां पे जो है बंगाल में रख रहे मोहम्मद रजा खां को, बिहार वाले क्षेत्र में रख रहे सिताब राय को। तो राजा सिताब राय को जो है बिहार वाले में दीवान नियुक्त किया जाता है, और उड़ीसा वाले क्षेत्र में राय दुर्लभ को जो है वहां का उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। तो अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि बंगाल में 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी जाती है। दोहरा शासन वहां पे किया जाता है। एक तरफ जो है वहां पर शासक बिठाए गए और वहां का नवाब बिठाए गए, और दूसरी तरफ जो है कंपनी वहां पे शासन कर रही है। कंपनी जो है राजस्व की वसूली कंपनी द्वारा वो करवाई जा रही है, और उसके लिए जो है कोई कंपनी जो है दीवान नियुक्त कर रही है, किसी और व्यक्ति के पास उसका जिम्मे दे रही है। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, सबसे पहले द्वैत शासन की स्थापना होती है बंगाल में 1765 से शुरू हो जाता है, और 1772 तक ये चलता है। और उसके बाद 1772 में क्या कर देंगे कि पूरे बंगाल को जो है वहां के नवाब को ही खत्म कर देंगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कोई कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इन पे वो लगा दिया गया, और क्या कर दिया गया कि 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई, मद्रास वाला क्षेत्र अब चेन्नई आया, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1743 में ये आ रहा है 18 साल की उम्र में, जब जो है पहली बार आ रहा है। और इसने भी यहाँ पे क्लाइव के बारे में कहा जा रहा है कि इसने बहुत सारी धन दौलत वो जमा कर दी थी। तो 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हो गए। 1767 में ये जो है वापस चले गए, और ये दूसरी बार था उस समय गवर्नर, और उस समय जो है वो गवर्नर था उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो वहां उसकी दौलत 4,01,102 4,01,1102 4,11,02 पाउंड के बराबर थी उस समय, जब जो है यहाँ से उस समय वो ये कलर के पद पे आता है, और कलर के पद पे जो है वो फिर जो है कहाँ तक पहुंचते, गवर्नर के पद तक पहुंचते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के काम सौंपा गया था। उसको दूसरी बार इसलिए भेजा गया था कि कंपनी के भीतर जो भ्रष्टाचार है उसको आपने कम करना है, इसलिए उसकी नियुक्ति हुई थी दूसरी बार। क्यों हुई थी उसकी नियुक्ति दूसरी बार, आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर इसकी जो है दूसरे कार्यकाल में इसको क्यों भेजा गया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने उल्टा किया। जब 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी, तो उसे भ्रष्टाचार आरोपों में बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर दी। तो इस पे जब ये जो है इंग्लैंड में जब वापस गया, तो इस पे वहां पे भ्रष्टाचार वहां पे केस चला, और वहां की संसद में, और इसने क्या किया, जब ये वो सफाई तो इसने दी अपने पक्ष में, लेकिन लास्ट में इसने 1774 में आत्महत्या की। इतनी इसको आत्मग्लानि हो गई कि इसने खुद जो है आत्महत्या कर ली। तो किस गवर्नर ने आत्महत्या की, इसके आरोप में जो है भ्रष्टाचार के आरोप में,
ये क्लाइव ने की है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। तो रेजिडेंट जो है 1764 के बाद जो है कंपनी ने तैनात किए। ये कंपनी के अब यहाँ पे टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान को हम शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं। ये जो है हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता है। इसका शासन 1761 से 1782 तक इसने शासन किया और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासन 1782 से 1799 तक इसने शासन किया। इसके बेटे ने टीपू सुल्तान ने जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। ये दोनों शक्तिशाली शासक है। मालावर तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से काली मिर्च और इलायची खरीदी जाती थी। तो ये मालावर तट जो है, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो मालावर तट जो है, जो केरल वाला तट है, जैसे भारत का जब हम देखेंगे यो मानचित्र, तो इधर जो केरल वाला तट है, इस तट को मालावर तट के नाम से जानते हैं। और इधर जो है पूर्वी तट है, पूर्वी तट केरल तमिलनाडु वाला जो तट है इधर, तो इसे हम जो है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इधर ऊपर उड़ीसा वाला तट तो उत्कल तट, और जो है ऊपर उत्तरी सरकारी थे। तो इनको हम जो ज्योग्राफी में अच्छे से जानेंगे। लेकिन ये मालावर तट और कोरोमंडल तट परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, और कहाँ पर किस क्षेत्र में है। पूर्वी तट को किस नाम जानते हैं, पश्चिमी तट किस नाम। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। इसने अपने क्षेत्र से ये निर्यात रोक दिया। और ये निर्यात क्या हो रहा है कि जो यूरोपीय कंपनी और ये निर्यात कर रही है, ये निर्यात क्या कर रही है, ये वहां से खरीद रही है और वहां से ये चीजें बिक रही है। तो ये निर्यात इसने रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। और इसने क्या कर दिया कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कंपनी के साथ काम जो है व्यापार करने से उनको रोक दिया। ये भी सुल्तान ने रोक लगा दी वहां पे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। इसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए। ये ध्यान रखना कौन जो है व्यक्ति है, कौन से शासक है जो फ्रांसीसी से संबंध बना रहे। और फ्रांस में एक क्लब था जैकोबिन क्लब, इसने इसकी सदस्यता ली है और फ्रांसीसी सेना के माध्यम से अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने का भी काम करवाता है। तो ये सारे आप जो है ध्यान रखना। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनको आप नोट कीजिए। ये जो है पूरी जो सीरीज लाई जा रही है, ये जो है ये सब महत्वपूर्ण है। आप जो आपको लग रहा है कि ये मुझे जो है नहीं आते, उसको आप नोट कीजिए। सिर्फ हम सिर्फ ये सोचें कि हमने सुन लिया और वो याद हो गए, तो उससे वो नहीं चलता है। तो हमारी एक याद करने की क्षमता, हमारे दिमाग की एक क्षमता होती है, और फिर हम भूल जाते हैं। तो याद लिखने से क्या होता है, डबल हो जाता है। एक बार लिखा जाता है, फिर उसको जो है देखा जाता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए वो याद हो जाता है और ध्यान रहता है। फिर घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या किया, आधुनिकीकरण किया। तो फ्रांसीसी सेना के माध्यम से आधुनिकीकरण करवाने वाला टीपू सुल्तान है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 जंग हुई, 4 युद्ध हुए मैसूर के साथ। ध्यान, मैसूर के साथ कितने युद्ध? पहला है 1767 से 1769 तक, ये 2 साल चलते हैं। दूसरा 1780 से 84 तक, और तीसरा जो है 1790 से 92 तक, और अंतिम जो है हो रहता है तो 1799 में अंतिम युद्ध है। अब ये 1700 जो पहला वाला युद्ध है, इसमें अंग्रेज हार जाते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं, एक त्रिकुट का वो बनाते हैं, और जो हैदर अली उस त्रिकुट को तोड़ देता है और इस युद्ध को ये जीत जाता है। इसमें दूसरे युद्ध में हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु होती है।
ये युद्ध में मारा नहीं जाता, उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। फिर जो है वहां पर टीपू सुल्तान क्या करते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। तीसरा जो युद्ध है अभी हम देखेंगे, पीछे है इसके वो पूरा विवरण। 1790 से 92 ये टीपू सुल्तान लड़ता है। फिर इसमें भी जो है संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और फिर 1799 में तीसरा ये युद्ध है, और इसमें जो है टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हैदर अली, यदि हैदर अली की मृत्यु नहीं होती तो हैदर अली हो सके तो अंग्रेजों को यहाँ से भारत से भगाने के लिए मजबूर कर देता। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में, अब जो ये आखिरी जंग है श्रीरंगपट्टनम की 1799 में, आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अंतिम युद्ध कौन सा? श्रीरंगपट्टनम का है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने किसके हाथों में सौंपा? हैदर अली के बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु बाद किसको जो है वहां का शासक नियुक्त किया गया? किस वंश के पास जो है वहां का शासन दिया गया? तो बोडियार वंश के शासन। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, और हैदर अली की मृत्यु के साथ जो है जो बेलोजली की सहायक संधि है, तो यहाँ पर जो है सहायक संधि थोप दी गई है। यहाँ पर वो कर दिया है कि आपको जो है अंग्रेजी रेजिडेंट रखनी पड़ेगी, अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी, उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, आपको कोई सेना नहीं रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से जब भी आपको जो है जरूरत होगी तो आपको जो है हम सहायता करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कर दिया। अब ये एक खिलौना है हैदर अली, उसका टीपू सुल्तान का। और इस खिलौने में क्या एक शेर बनाया हुआ है, ये जो है शेर है, और इसमें क्या किया जाता है कि ये टीपू सुल्तान का खिलौने शेर या टीपू के एक विशाल मशीन खिलौने की तस्वीर है। एक जो है इसने मशीन है खिलौने की जो है, इसमें एक नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाई हुई है। यहाँ पर एक अंग्रेज वो दिखाया गया कि शेर ने इसको दबा रखा है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है, इसका जो ये शेर बना रखा है इसका हैंडल घुमाया जाता है, तो नकली शेर की दहाड़ने की आवाज आती थी, और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती थी, चिल्लाने की आवाज आती थी। अब यह खिलौना कहाँ है? ये शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। ध्यान रखना, ये नकली खिलौना शेर जो है कहाँ है? लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। टीपू की कहानी यहाँ में क्या है? राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू। जैसे हैदर अली की मृत्यु होते तो टीपू मैसूर के राजा बनते 1782 में। सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली, और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर क्यों कहा जाता? उन्हें शेर मैसूर इस कारण उन्होंने जो है शेर को जो है मारा, तो कहा जाने लगा इसके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो किसके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी? टीपू के राजसी झंडे पे शेर की तस्वीर होती थी। अब ये मैसूर के बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं मराठों से लड़ाई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। जो 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध होता है और इसमें मराठों की पराजय हो जाती है, तो उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। मराठों को बहुत सारे राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधियाओं के पास, होलकर के पास, गायकवाड़ और भोसले, अलग अलग राजवंशों में इनको बांट दिया गया। राजवंशों हाथों में हो गई। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत, पेशवा जो है सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत जो है सबको जो है बांट दिया गया। के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। ये जो है एक
थे तो ये अलग अलग राजवंशों में अलग अलग घरानों में इनको बांटा गया, लेकिन इनका जो है सर्वोच्च जो मंत्री होता था वो एक ही होता था, एक पेशवा सरदार होता था। उसके अंतर्गत उसे जो है कन्फेडरेसी इसे कहा जाता था, यानी राज्यमंडल। इसके सदस्य थे पेशवा। इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। तो पेशवा सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख के पद पे पेशवा होता था और वो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये जो है ये प्रसिद्ध पेशवा मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ हुए। ये पेशवा में जो है महादजी फडणवीस और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी में आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा यानी दो प्रमुख पेशवा हुए हैं। मराठों एक के बाद एक लड़ाई, कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूत करे। अब कंपनी ने क्या किया कि एक के बाद जैसे जो है मैसूर से जो है 4 युद्ध हुए हैं, इस प्रकार मराठों से भी कई युद्ध हुए हैं। और मराठों से जो युद्ध हो रहे हैं वो 3 युद्ध हो रहे हैं। और अंग्रेजों ने कोई भी लड़ाई एक युद्ध में नहीं जीती। इन्होंने जो है शत्रु को कमजोर किया, शत्रु को तोड़ने का काम किया। यदि हार जाते तो सॉरी सॉरी कह करके और फिर जो है कुछ इस प्रकार की संधि कर देते थे कि जिससे अपना भी घाटा नहीं होता था, और फिर शत्रु को फिर अपनी ताकत बढ़ाते, फिर शत्रु को कमजोर करते। तो इस प्रकार से वो करते थे। तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 अंग्रेज मराठा युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सालभाई की संधि कर दी और इसमें कोई जो है पक्ष नहीं जीता। तो ये 1775 से 1782 तक चला। 1775 से 1782 तक ये युद्ध चला और ये जो है ये खत्म हो गया। इसमें सालभाई की संधि। दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 तक, कई मोर्चों पर, ये अलग अलग मोर्चों पर लड़ा गया। दूसरा युद्ध ये एक मोर्चे पे नहीं लड़ा गया, ये अलग अलग मोर्चों पे लड़ा गया। और अलग अलग मोर्चों पे इसमें जो है अलग अलग संधियां होती है। 1803 से ये युद्ध हुआ, 1805 में जो है ये समाप्त होते हैं। तो 1803 में जो है जो भोसले थे, तो भोसले परिवार से ये जो है अंग्रेज करते देवगांव की, सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि करते हैं। दूसरे मोर्चे पे जो है जो लड़ाई हो रही थी 1803 में, सिंधियाओं से ये क्या करते हैं, सिंधियों से ये भोसलों से तो करते हैं अर्जुन देव की संधि, अर्जुन देवगांव की संधि करते हैं भोसलों से, और सिंधियों से करते हैं सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि। और 1805 में होलकरों से करते हैं राजपुर घाट की संधि। 1805 में जो है ये करते हैं होलकरों से राजपुर घाट की संधि जो है होलकरों से करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है अलग अलग उसमें वो लड़ा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर पूर्व में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। जिनसे भी संधि करे वहां से लाभ, अलग अलग से अलग अलग संधि कर रहे हैं अलग अलग प्रभावों से। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह जो है कुचल दिया गया। मराठों को पूरी तरह जो है मराठा शक्ति को खत्म कर दिया गया। पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। पेशवा को जो है जो ये पुणे में रहता था, इसको वहां से हटा करके इसको कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। इसको पेंशनधारी बना दिया गया। यानी पेंशन किसको दी जाती, जब जो है कोई रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशनधारी बना दिया गया है और उसको रिटायर कर दिया गया। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का, क्योंकि विंध्या के दक्षिण में जो है मराठे थे, उस क्षेत्र जो है पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गए। और और 1817 में जो ये हो रहा है, तो 1817 में क्या हुआ कि जो पूना की संधि की गई थी, और पूना की संधि से इसमें जो है पूना की संधि की गई, जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, पूना की संधि हुई। और उस संधि के तहत क्या हुआ कि पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी और उसको कहाँ भेज दिया गया, उसको जो है कानपुर के पास जो बिठूर है वहां पर पेंशन के रूप में वो भेज दिया गया, जो इनका जो पेशवा है। तो इस संधि के तहत जो है इसमें अंतिम जो संधि हो रही है वो हो रही पूना की संधि 1817 में।
लॉर्ड हेस्टिंग सर्वोच्चता का, अब सर्वोच्चता का दावा की बात हो रही है यहाँ पे। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 10 साल तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हुई है कि अंग्रेज जो है सर्वोच्च है, ये वाली नीति शुरू हो रही है। और सबको ये क्या करना चाह रहे हैं, अब सब पे आक्रमण करेंगे, सबको जो है अपने अधीन लेना चाहेंगे। तो अंग्रेजों ने कित्तू फिलहाल कर्नाटक में, ये क्षेत्र है कर्नाटक में कित्तूर वाला, तो कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो वहां पर जो है रानी थी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, आंदोलन किया। तो ये जो है, जो रानी चेन्नम्मा है, ये कहाँ की थी, ये जो है शासिका थी कित्तूर की थी। और यहाँ पर जो है ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो वहां पर अंग्रेजों ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया 1824 में, और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो रानी जो है, इसकी मृत्यु कैसी हुई, अंग्रेजों ने इसको युद्ध में मारा, क्या किया, तो इसके जेल में मृत्यु हुई है। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यहाँ प्रतिरोध जारी रखा। वहां पर जो है एक और व्यक्ति है जो चौकीदार है वहां पे, तो वो जो है रायन्ना, उसने ये विरोध जारी रखा, प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता, इसको चारों तरफ से सहायता और समर्थन मिलता रहा। बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया इसने, जो है बहुत सारे जो है ब्रिटिश शिविरों को, दस्तावेजों को भी इसने नष्ट किया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और 1830 में उसे क्या कर दिया, फांसी दे दी गई। इसमें जो है अंग्रेजों ने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई, 38 से 42 तक अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर पाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया, और इसके बाद पंजाब की बारी आई। यहाँ पर जो है महाराज रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। तो इसमें जो अब पंजाब वाले क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में यहाँ पे महाराज रणजीत सिंह है, और महाराज रणजीत सिंह 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई, और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिकरण कर लिया। तो पंजाब का भी अधिकरण कब हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखना। विलय नीति अधिकरण की, अब यहाँ पे अंग्रेजों के विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, अधिकरण की नीति भी से कहते हैं। तो अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में इसने जो है बहुत सारे, किसी पे कुशासन का आरोप लगाया, किसी पे जो है कहा कि आपका जो है जैविक पुत्र नहीं है, आपका अपना पुत्र नहीं है, आप जो है तो आप गोद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने आप परमिशन लेंगे। तो यहाँ पर के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन का काल में चली ये जो है विलय नीति, किसके समय पे चली, लॉर्ड डलहौजी के समय पे चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वायरस नहीं है, उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इसके आधार पर एक के बाद कई रियासतें, अब एक के बाद दूसरे बाद तीसरे, तो संयोग उस समय ऐसा था कि बहुत सारी रियासतों, तो यहाँ पर जो है इसने सतारा 1848 में, ध्यान रखना सतारा को 1848 में, सामलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। सबसे पहले सतारा। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में, वाजिद अली शाह जो वहां का अंतिम अवध का जो है शासक है, नवाब है, तो इसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया, अवध का अंतिम नवाब। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने क्या आरोप लगाया कि यहाँ पर कुशासन चल रहा है, और इसका आरोप लगा दिया आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर क्या करना चाह रहे हैं, अवध पर जो है कब्जा करने को मजबूर है। इस प्रकार आरोप लगा और अवध को भी जो है कुशासन के आरोप में अपने राज्य में मिला ली।
गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अब वहां पे वारेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है कि उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। उस समय 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई। ये मद्रास जो है इस जो वर्तमान में चेन्नई वाला है, तो ये वाली वो बात हो रही है। तो 3 प्रेसिडेंसी थी, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल, और एक कौन बने, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। इसने न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए और जो है उल्लेखनीय क्या है कि इसने 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, एक फौजदारी अदालत होगी और दूसरी दीवानी अदालत। और कब एक कर रहा है 1772 में, तो इसने जो है हर जिले में किस गवर्नर जनरल ने हर जिले में 2 अदालत स्थापित करवाई। इसने जो है ये वारेन हेस्टिंग ने, और 2 अदालत, फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोप। अब जो दीवानी अदालत है इसका जो मुखिया है वो कौन बना दे, इसने, इसका मुखिया बना रहा है, दीवानी अदालत के मुखिया यूरोप जिला कलेक्टर होता था। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। उनके कानूनों की व्याख्या करने वाले या उनको जो है समझाने वाले, या जो है क्या मामले तो उसको समझाने वाले, कोई मुस्लिम से संबंधित था तो वो जो है मौलवी होता था, हिंदू से संबंधित था तो उससे जो है वहां पे पंडित होते थे, भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और नए इसमें फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो यहाँ पर जो फौजदारी अदालतें थी, यहाँ पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, फौजदारी और दीवानी अदालत हर जिले में ये फौजदारी और दीवानी अदालत, लेकिन यहाँ पर कहा जा रही फौजदारी अदालत अभी भी किसके, काजी और मुफ्ती के अधीन थी, लेकिन जो है कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। विभिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों की भारतीय कानूनों को एक क्या किया गया, संकलन करने का काम सौंपा गया 11 पंडितों को, कि अलग अलग जो है कानून न रहे अलग अलग संप्रदाय के लिए। और एन.बी. हल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। हिंदू कानूनों की संहिता तैयार कर ली गई और मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली गई। अब यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि काजी का मतलब क्या है, तो काजी का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश। मुफ्ती क्या है, मुफ्ती है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। काजी उसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाते हैं। तो काजी तो मुख्य न्यायाधीश है और मुफ्ती जो है कानूनों को जानकार है। महाभियोग क्या है, तो महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का ऊपरी सदन, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ जो है लॉर्ड्स है, तो ये 2 सदन है वहां पर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन है, तो ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, उसे महाभियोग कहा जाता। पहले वो हाउस ऑफ कॉमन में चलेगा, वहां से पास होगी तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा और फिर जो है उस पर अंतिम निर्णय आएगा। सत्रह सौ 73 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब 1773 का जो नया रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत क्या की गई, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। ये आप लोग ध्यान रखना, किस एक्ट के तहत होती है, 73 के तहत होती है, कब होती है, 74 में होती है। और उसके जो पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं सर एलिजा इम्पे। पहला जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एलिजा इम्पे। और ये जो है 1774 से 83 तक, 1774 से 83 तक जो है जो एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है, कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। ये ध्यान रखना आप लोगों की कि कहाँ पर वो स्थापित किया जाता है, कलकत्ता में स्थापित किया जाता है और कलकत्ता में भी फोर्ट विलियम में स्थापित किया जाता है। तो
उसकी जो है जो पहले न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पेयो थे। और 1883 में वो जब जो है यहाँ से जाते उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो फिर उन पे भी जो है वहां पर क्या होता है कि महाभियोग चलाए जाते हैं। तो इन पे भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ महाभियोग चलाए जाते हैं, जो पहला मुख्य न्यायाधीश है। और कलाई पे भी महाभियोग चलाए जाते हैं। इसके अलावा कलकत्ता में अपील अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। कलेक्टर तो आज भी बड़ा ओहदा है, तो उस समय कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो ये ध्यान रखना क्या इसका काम था। उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हंसे पर ढकेल दिया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही शब्द है, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है। इस क्या नाम था? अंग्रेज जो है अपनी सेना को किस नाम से, ध्यान रखना, सिपाही बना है, आर्मी कहते थे। सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवारी टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। तो यहाँ पे युद्ध तकनीकी बदल रही तो घुड़सवार सैनिकों की, क्योंकि यहाँ पे जो है मशीन गनें आ रही हैं, यहाँ पर जो है गोला बारूद इत्यादि आ रही है, तो ये घुड़सवार सैनिकों की। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मॉस्केट, तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। तो यहाँ पर जो है दो शब्द और आए हैं कि मस्केट, तो मस्केट थी तोड़दार बंदूक, और मैचलॉक था, मैचलॉक से लैस होते थे। तो ये जो है तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। तो मैचलॉक क्या है? यहाँ पे शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो ये शुरुआती दौर की बंदूक है। मैचलॉक भी एक बंदूक थी, शुरुआती दौर की बंदूक थी, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। और मस्केट क्या था? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। और घुड़सवार यहाँ पे है कि घुड़सवार से मतलब है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इसमें लेके आएंगे। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत जल्दी इनको करेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में उत्मासा अंतरीप होते हुए, जिसे गुड होप हम वो कहा है, तो उसका नाम उत्मासा अंतरीप हिंदी में उसका नाम है, होते भारत में मालाबार तट पे पहुंचा था, पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे। तो ध्यान रखना, कालीकट पे पहुंचा था ये, मालाबार तट पे बंदरगाह जो है कालीकट पे पहुंचा था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो है अल्मीडा आया था 1500 से 1509 तक। और भारत में पुर्तगाली शक्ति की महत्वपूर्ण आधारशिला अल्फ्रेसोडी अल्बुकर्क ने, तो अल्बुकर्क जो है ये पुर्तगाली गवर्नर है। तो इसके समय में ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। और प्रेस की स्थापना में सर्वप्रथम जो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। भारत में तंबाकू जो है ये पुर्तगालियों लाया था। 1961 तक पुर्तगालियों का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार रहा। 1961 तक रहा, तो 1961 में क्या हो गए? पुर्तगालियों के। तो सबसे लास्ट तक यहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार रहा है गोवा, दमन और द्वीप पर। तो जब भारत स्वतंत्र हो गए, भारत में डचों की महत्वपूर्ण बस्तियां, डचों और उनकी स्थापना वर्ष मुसलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, करिक्काल में 1645 में, चिंसोर में 1653 में, कासिम बाजार में 1653 में, बड़ा नगर में 1658 में, पटना में 1658 में, बालासोर 1658, नगरपट्टनम में 1658 और कोचिन में 1663 में। तो जो है महत्वपूर्ण 1 2 2 3 जो है आप ध्यान रखना। और सबसे पहले कौन सी है?
तो ये ध्यान रखना कि मुसलीपट्टनम में सबसे पहले, तो डचों की महत्वपूर्ण बस्ती सबसे पहले मुसलीपट्टनम में। भारत में फ्रांसीसी शक्ति 1664 में स्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था द इंड ओरिएंटल था इसका नाम। फ्रांसीसियों की भारत में प्रथम कोठी फ्रेको कोरो द्वारा सूरत में, पहली कोठी सूरत में 1668 में स्थापित हुई है। और वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह पराजित हुए और उनकी सत्ता समाप्त हो गई भारत से। भारत में यूरोपीय कंपनियों का पतन कैसे हुआ? पुर्तगालियों की शक्ति का भारत में पूर्णतः 1661 में जो है समाप्त हो गए हैं। और डचों की शक्ति 1759 में बेदरा के युद्ध में समाप्त हुई। डच जो है 1759 में बेदरा के युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच में, और वहां पर जो है डच हार जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से अपना बोरी इस्तेमाल बांध देते हैं। फ्रांसीसी शक्ति 1760 में वांडीवास के युद्ध में समाप्त हुई। तो पुर्तगाली जो है हो रहे हैं 1961 में, ये तो सबसे लास्ट में जा रहे हैं 1961 में जब भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन फ्रांसीसी 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 तक, 1757 की जो क्रांति हुई है और 1858 में इनकी कंपनी जो है शासन का समाप्त हो गया और वहां पे कंपनी का अधिनियम आ जाता है और उसके तहत जो है इनका शासन को समाप्त किया जाए, सीधे ब्रिटिश महारानी का सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। भारत में फ्रांसीसी कोठियां उनकी स्थापना पर फ्रांसीसी कोठियां सबसे पहले फ्रांसीसी कोठी सूरत में है 1669 में, मछलीपट्टनम में 1669 में, और पांडिचेरी में 1669 में, और चंद्रनगर में 1690 में। तो सबसे पहले सूरत में स्थापित करते हैं 1669 में। मर्चेंट बेचर्स नामक सौदागरों के एक समूह ने 1599 में यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए एक अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की और 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया। यह आज्ञा पत्र 15 वर्षों के लिए था। 1608 में कंपनी ने सर्वप्रथम यह तय किया कि भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली जाए। तो 1608 में सबसे पहले तय कर रहे हैं कि कहां पर कोठी खोली, कि सूरत में व्यापारिक कंपनी खोलने की नीति बना रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का कप्तान हॉकिंस 1609 में, वैसे 1608 मिलेगा आपको। तो 1608 में कब आ रहा है? ये जेम्स उस समय जो वहां का शासक है वो जेम्स प्रथम है। तो जेम्स के एक पत्र के साथ भारत आया, आगरा में जहांगीर से मिला, और इसमें जो लेटर था वो जो जहांगीर से ये मिलता है तो उसमें लेटर में वो लेटर था अकबर के नाम पे, और तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और ये जो है जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो हॉकिंस 1608 में आता है, वैसे यहाँ पे 9 देर के, लेकिन 8 हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोल यदि 8 और 8 नहीं होते, यदि 9 होता आपको 9 करने। तो हॉकिंस ने, उसके बाद हॉकिंस आता है, इसको जो है सफलता नहीं मिलती है, लेकिन इसके बाद हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति वो ले ली थी। तो लेकिन उसके बाद जो है कंपनी उस समय तक यहाँ पर कौन आ गए थे? पुर्तगाली लोग आ गए थे, और वो जो मिला भी उसको खोलने का अधिकार, तो उसको जो है फिर वापस ले लेगा। 1612 में इंग्लैंड ने अपनी सामुद्रिक शक्ति का प्रयोग किया। अब वो पूरी तैयारी के साथ भारत आए। यहाँ उन्होंने शीघ्र ही पुर्तगाली को परास्त किया। 1612 में सूरत पर अधिकार कर लिया। 1612 में ही जहांगीर ने भी अंग्रेजों को सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने के लिए अनुमति प्रदान की। जैसे इन्होंने जो है पुर्तगालियों के यहाँ पे परास्त किया, हराया युद्ध में, तब जो है जहांगीर इनको क्या करते हैं? अनुमति प्रदान करते हैं। पहले जहांगीर इनको अनुमति देता है, फिर वापस ले लेता है। लेकिन जहांगीर ये संशय हो रहता है कि एक जो है एक यहाँ पर ये आ रखे हैं विदेशी, और ये जो है इन्होंने भी यहाँ पर ये दखल अंदाजी कर रहे हैं, हर चीज में दखल दे रहे हैं। तो ये फिर उनके समझ में नहीं आता कि ये भी वैसे गोरी है वैसे ये है, तो इनको दी जाए या नहीं दी। लेकिन जब जो है ये अंग्रेज क्या करते हैं? पुर्तगालियों को हराते हैं, तो फिर जहांगीर के द्वारा इनको कोठी खोलने की अनुमति दी जाती है। सर थॉमस रो भारत में 3 साल रहा। इस दौरान जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुआ। उसने जहांगीर से भारत में कुछ नगरों को व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, और 1623 में
1623 तक अंग्रेजों ने भारत में सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार विस्तार करने के उद्देश्य से 1651 में बंगाल स्थित हुगली में व्यापारी कोठी खोली। 1651 में हुगली में खोल रहे। 1661 में चार्ल्स तुतिया ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके द्वारा कंपनी को मुद्रा ढालने। 1661 में एक जो है नया आज्ञा पत्र दे रहा है वहां का चार्ल्स तुतिया, जो वहां का सम्राट है, और क्या दे रहा है, कंपनी को मुद्रा ढालने का, किले बनाने का, न्याय करने का, और गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि कर सकते और संधि को तोड़ भी सकते का अधिकार मिल गया। 1616 में डेनमार्क निवासी, जिन्हें डेनिश कहा जाता है, का आगमन हो रहा है। और 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14, फ्रांस का शासक जब लुई 14 है 1664 में, तो उस समय इससे लुई 14 से अनुमति प्राप्त कर फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो आएगा कि किसके 16 जो है लुई 14 के समय में, लुई 15 के समय में, लुई 16 के समय में, तो यह इस समय शासक है लुई 14 है, वो उसके समय में। आप गलती से लुई 16 मत करना, लुई 15 मत करना। लुई जो 16 शासक बनते हैं वहां पे वो 1774 में बनते हैं, 1774 में बनता है लुई 16, और उसी के समय में फ्रांस में क्रांति होती है 1668। और ये जो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, और वहां का जो शासक है, उसका जो मंत्री है, वो इस कंपनी को खोलने का प्रयास कर, उसने इस कंपनी को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1668 में जनरल फ्रांसिस कारण के निर्देश में सूरत में प्रथम फ्रांसिस व्यापारी कोठी की स्थापना की। तो प्रथम फ्रांसिस व्यापारी कोठी सूरत में और किसके निर्देशन में खोली जा रही, ये आप ध्यान रखो। 1669 में फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के साथ ही भारत में फ्रांसीसी शक्ति प्रभुत्व सदा के लिए समाप्त हो गया। इनका प्रभुत्व हमेशा के लिए 1763 में जो यूरोप में जो है सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, तो ये क्या करते थे कि ये जो है वहाँ यूरोप में भी लड़ते रहते थे, और ये दुनिया के देशों में छाए हुए थे। तो जब उनके वहां भी युद्ध होते रहते, तो वहां कोई संधि हो गई तो यहाँ पर वहां युद्ध हो, यहाँ भी युद्ध होते, तो वहां संधि हो गई तो यहाँ भी समाप्त हो जाता युद्ध। तो यहाँ से जो है 1763 में ये जो है हमेशा के लिए यहाँ से बाहर हो जाते हैं। अब आंग्ल मैसूर युद्ध जो हमने देखा था, इसमें एक बार क्विक रिवीजन में देखिए। प्रथम जो युद्ध हुआ 1766 से 69 के टाइम, तो इस जो है इसका कारण क्या था? कारण हैदर अली अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहता था, और अंग्रेज उसे अपना कट्टर शत्रु मानते थे। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ निजाम और मराठों को साथ मिला करके हैदर के विरुद्ध त्रिपक्षीय संघ बनाया, जो हैदर ने तोड़ दिया। तो अंग्रेजों ने निजाम को और मराठों को मिलाया अपने साथ, और हैदर ने उनको तोड़ दिया, और उनको जो है अलग अलग उनको लालच दिया गया कि आपको जो है किसी को आपको जो है पैसे दिए जाएंगे, और किसी को कहा कि आपको जो है कोई क्षेत्र दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हैदर अली ने उनके गुट को तोड़ दिया। युद्ध मद्रास के निकट मार्च 1769 में हैदर ने निर्णायक युद्ध में हराया अंग्रेजों को। हैदर ने क्या कर दिया? 1769 में ये जो है मद्रास के निकट इनको हरा दिया, और संधि हुई इसके बाद। और संधि क्या हुई? अप्रैल 1769 में संधि हुई, और दोनों ने जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, और युद्ध के समय एक दूसरे की सैन्य मदद करने का वादा किया। एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस कर दिया, और जो है, और यदि अंग्रेज जीतते तो अंग्रेज ऐसा नहीं करते। और यहाँ पर जो है क्या हो गई है? संधि हो गई है, मद्रास की संधि हो गई है। द्वितीय युद्ध 1780 से 84। इसका कारण क्या था? पहला कारण इसका था कि 1771 में अंग्रेजों ने हैदर अली की मराठों के विरुद्ध मदद नहीं की। अब यहाँ पर जो है मराठों के और हैदर अली के बीच में जो है जो टकराव हुआ, उस समय जो है इन्होंने एक दूसरे को वचन दिया था हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की। दूसरा कारण क्या? अंग्रेजों ने हैदर के अधिकार क्षेत्र में स्थित माई फ्रांसीसी कोठी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, जबकि इन्होंने कहा कि एक दूसरे के क्षेत्र में अधिकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर लिया। युद्ध क्या हुआ? कर्नल बेली को हराया और आरकाट पर 1780 में अधिकार कर लिया।
इस युद्ध में भी जो है हैदर अली ने कर्नल बेली को हराया और अरकाट पर जो है अधिकार कर लिया। 1780 में अधिकार कर लिया। हैदर अली की पोर्ट नेबो 1781 में सर आयरकूट द्वारा पराजय। कर्नल बेट की हैदर द्वारा पराजय। और 1722 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यू और उसके आदमियों को कैद किया। तो यहाँ पर भी जो है हैदर अली को जीत मिल रही है और इसमें संधि हो गई फिर। और संधि क्या हो गई, टीपू और मैक कार्टनी के बीच मंगलोर की संधि हुई। 1784 में दोनों एक दूसरे के प्रदेश लौटा दिए गए। फिर यहाँ पर जो है इनकी पराजय होती है और एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा देते हैं। लेकिन उसके बाद ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और अवैध तृतीया 1790 से 92, कारण क्या है, टीपू का फ्रांस और टर्की की ओर झुकाव और 1789 में त्रावणकोर के राजा पर टीपू का आक्रमण करना। तो और ये त्रावणकोर का राजा जो है ये अंग्रेजों का मित्र है। युद्ध हुआ मेजर जनरल मेडियो की टीपू द्वारा पराजय, और इसमें भी टीपू के द्वारा इसकी पराजय होती है तो 1790 में। और फरवरी 1792 में टीपू की श्रीरंगपट्टनम में कॉर्नवालिस के हाथों पराजय। और 92 में जो है टीपू की पराजय हो जाती है कॉर्नवालिस के हाथों में और संधि होती है मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और यहाँ पर जो है चौथा जो मैसूर युद्ध होता है ये निर्णायक होता है 1799 में होता है, कारण टीपू की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां और बेलोजली का टीपू को पूरी तरह कुचलने का दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय इसने कर दिया कि अब इसको एकदम खत्म कर देना है टीपू को। और युद्ध होता है टीपू की स्टुअर्ट और हैरिस द्वारा क्रमशः सदाशिर और मालवेली में पराजय। और टीपू की 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पे मृत्यु होती है। और परिणाम क्या होता है, मैसूर जो वाडियार वंश है वहां पे उसको पुनः दिया जाता है। तो ये इस युद्ध का रिजल्ट रहता है। आंग्ल सिख युद्ध और उनके परिणाम। आंग्ल सिख युद्ध में हम देखेंगे कि इसमें आंग्ल और अंग्रेजों सिखों के बीच में 2 युद्ध होते हैं। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होते हैं 1745 से जो है 46 में। और ये जो है लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना पर होंगो द्वारा 1745 में मुदकी में परास्त की गई है। और इसको जो है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि 2 आंग्ल सिख युद्ध 2 होते हैं। जैसे मैसूर के जो है अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होते हैं, और यहाँ पर जो है आंग्ल जो है सिख युद्ध ये 2 होते हैं। और यहाँ उसके जो उसे हमने पहले वो देखा था कि अंग्रेजों के और मराठों के बीच में 3 युद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी डेट आप ध्यान रखना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। अब यहाँ पे देखते हैं हम बंगाल के नवाब को, एक नजर में बंगाल के नवाब को देखते हैं। तो पहला बंगाल का नवाब है मुर्शिद कुली खान, फिर है सुजाउद्दीन, फिर है सरफराज और अलीवर्दी खान। ये अलीवर्दी खान जो है जो कहता था कि अंग्रेजों को छेड़ना नहीं है, वो मधुमक्खियों की तरह है, वो काट काट के। तो फिर है ये सुजाउद्दौला जहाँ पे जो है 1757 में प्लासी युद्ध हुआ। फिर इसका जो है इसके बाद मीर जाफर है, और फिर ये जो है मीर कासिम है। फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर को, और फिर जो है इस मीर जाफर का जो लड़का है वो जब इसकी मृत्यु हो जाती 65 में 1765 में, तो इसके बाद अंग्रेज इसको जो है नवाब बना देते हैं। और फिर यहाँ पर जो है द्वैत शासन व्यवस्था शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो है कंपनी के हाथों में वहाँ का जो राजस्व वसूली का वो उनके पास आ जाता है। फिर सैफुद्दीन है, और फिर मुबारक उद्दौला है, और फिर यहाँ पे जो है कंपनी अपने हाथ सीधे अपने हाथ में वहाँ वो शासन व्यवस्था ले जाती है। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और इनके कार्यकाल क्लाइव यहाँ पे है 1757 से 60 के बीच में है। फिर हॉलवेल ये जो है कार्यवाहक रहते हैं 1760 में। मेंसिटार्ट 1760 से 65, क्लाइव दूसरी बार आता है। और फिर जो है बल्सटर्ट है, और फिर कार्टियर है, और फिर वारेन हेस्टिंग्स है। तो ये जो है बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, बंगाल के गवर्नर है।
तो फिर वारेन हेस्टिंग्स आ जाते हैं, और ये जो है वारेन हेस्टिंग 1772 से 74, और फिर ये क्या बन जाते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाते हैं, पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ये अंतिम गवर्नर है, और उसके बाद पहला गवर्नर जनरल बन जाते हैं। बंगाल गवर्नर, अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल ये है बंगाल के, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट पारित होने के पश्चात बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, इनकी सूची, तो वारेन हेस्टिंग सबसे पहला है, उसके बाद जो है ये गवर्नर जनरलों की है, तो ये जो है ये सर जॉन मैकफर्सन, ये इसका जो है इसके बदले इसको फिर कुछ समय के लिए, फिर जो है यहाँ पर कार्नवालिस है, फिर सर जॉन शोर है, और सर जॉन शोर, ये कार्नवालिस का हम अभी आगे वो पढ़ेंगे, तो जो इसके स्थायी बंदोबस्त लाते हैं कार्नवालिस लाते हैं, सर जॉन शोर, इसकी नीति हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर लाता है, और सर ये क्लर्क है, फिर ये बेलोजली है, तो ये बेलोजली के बारे में हमने अभी भी पढ़ा था, ये सहायक संधि वाला जो ये बेलोजली है, और ये फिर यहाँ पे बेलोजली, ये कार्नवालिस, मिंटो है, ये मिंटो जो है 1860 से 13, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, और जॉन एडम्स लॉर्ड, तो ये जो है, और अंतिम जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद जो है क्या हो जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लग जाता है, और उसके बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल शब्द आता है, और फिर जो है विलियम बेंटिंग के बाद 1800 जो 58-57 क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में उसको जो है गवर्नर जनरल के नाम से भी, और फिर वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधी हिंदू नेता राज बल्लभ तथा कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में शरण दी। तो ये सिराजुद्दौला के विरोधी नेता कौन है, ये है अंग्रेजों ने जब नवाब सिराजुद्दौला के आदेश का अवहेलना कर किलेबंदी जारी रखी, तो 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेना ने कासिम बाजार की कोठरी पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और साथ में क्या होता है कि कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण के बाद 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, और इसके अधिकार करने के बाद जो है सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किए जाने के समय अंग्रेज गवर्नर सेनापति भयभीत होकर भाग खड़े हुए, उन्होंने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। ध्यान रखना कहाँ पे शरण ली इन्होंने, फुल्टा द्वीप में शरण ली, अंडमान निकोबार द्वीप में पहुंच गए, फुल्टा द्वीप में शरण ली इन्होंने, जब जो है यहाँ से भागे तो कहाँ इन्होंने शरण ली, फुल्टा द्वीप में। कलकत्ता पर अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला ने मणिकचंद नामक व्यक्ति को यहाँ का गवर्नर बना दिया। तो जब जो है ध्यान रखना कि इन्होंने जो है सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पे अधिकार कर लिया, तो वहां पर मणिकचंद नाम के व्यक्ति को वहां का गवर्नर बनाया गया। तो सिराजुद्दौला ने किसको गवर्नर बनाया, मणिकचंद को बनाया। कलकत्ता में अंग्रेजों की पराजय की सूचना मिलते मद्रास से एक नौसेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में तथा एक थल सेना क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता की ओर पहुंची। तो एक जल सेना पहुंच रही है वाटसन के नेतृत्व में, और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में, और जो है स्थल मार्ग से जो सेना पहुंच रही है वो क्लाइव के नेतृत्व में पहुंच रही है। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि के अनुसार अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दे व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। जो अलीनगर की संधि, इसके हिसाब से क्या हो गया कि इनको जो है अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बिना चुंगी दे व्यापार करने की अधिकार इनको प्राप्त मिल गया। अंग्रेजों ने जब नवाब सिराजुद्दौला के आदेश का अवहेलना कर किलेबंदी जारी की, तो 4 जून 1756 को कोठी पर
कासिम बाजार कोठी पर आक्रमण 16 जून को, सिराजउद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किए जाने पर समय गवर्नर जनरल से शायद डबल हो गया है। कलकत्ता में अंग्रेजों के पराजय की सूचना मिलते मद्रास से ये हो गया है। क्लाइव ने सिराजउद्दौला से बदला लेने के लिए नवाब के दरबार के कुछ प्रभावी व्यक्तियों को अपने पक्ष में करके सिराजउद्दौला के प्रति षड्यंत्र रचा। जो क्लाइव ने जो षड्यंत्र रचा था, किन किन व्यक्तियों को उसने अपने पक्ष में किया। एक तो मीर जाफर था, जो क्या था, नवाब का सेनापति था। एक तो इसको जो है उसने अपने पक्ष में किया। एक है मनिक चंद, जो कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, इसको। और एक था अमी चंद, जो एक धनी सौदागर था। और एक था जगत सेठ, जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। और खादिम खां, जिसके अधीन नवाब की सेना का बहुत बड़ा भाग था, शामिल कर लिया। तो इसने जो है बहुत सारे लोगों को, मीर जाफर को, मानिक चंद को, और अमी चंद को, जगत सेठ को, खादिम खां को, और इनको जो है, तो खादिम खां के नेतृत्व में बंगाल की सेना थी, जगत सेठ वहां का बैंकर था, और अमी चंद एक धनी सौदागर था, और मानिक चंद जो है कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, और मीर जाफर जो है सेनापति। इनको सबको अपने उसमें पक्ष में कर लिया। 12 जून 1757 को क्लाइव 3000 सैनिकों के साथ आक्रमण तो नवाब सिराजउद्दौला की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। तो इसके पास 3000 सैनिक है, और उसके पास सिराजउद्दौला के पास 30,000 सैनिक है। तो लेकिन ये सैनिक तो सारे जो है उसके साथ मिल गए। 19 जून 1757 को क्लाइव ने कटवा पर अपना अधिकार कर लिया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 32 किमी की दूरी प्लासी के मैदान में नवाब सिराजउद्दौला अंग्रेजी कंपनी की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ। और 29 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने पर मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में बिना चुंगी दे व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। और मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब बना रहा। उसकी अयोग्यता के कारण उसके शासनकाल में बंगाल का राजकोष रिक्त हो गया। और फरवरी 1760 में क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया। उसके जाने के बाद हॉलवेल कंपनी का कार्यवाहक गवर्नर बना। तो हॉलवेल जो है वो कार्यवाहक गवर्नर बना। मई 1760 में हॉलवेल ने यह निश्चय किया कि मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया जाए। तो ये जो है अब षड्यंत्र हॉलवेल कर रहा है, और मीर जाफर की जगह फिर मीर कासिम को गद्दी पे बिठाएगा। मई 1760 में हॉलवेल ने यह निश्चय कर दिया कि गद्दी से हटा दिया। 27 सितंबर 1760 को कलकत्ता काउंसिल ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर उसका दामाद को मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी इसने मुंगेर कर दी, बदल दी। अवध में जाकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली, और यहाँ ही आलम शाह द्वितीय के साथ, शाह आलम शाह द्वितीय जो मुगल शासक है, के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ त्रिगुट बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सिराजउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर जाफर, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों की सेना के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई। रॉबर्ट वोल्स्टेड के काल में 1767 से 1769 के बीच मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की विजय हुई। वारेन हेस्टिंग के काल में 1780 से 84 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली को सफलता मिली, किंतु युद्ध के दौरान ही युद्ध शिविर में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस युद्ध को आगे टीपू सुल्तान ने जारी रखा। 1790 से 92 के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू को अत्यधिक क्षति हुई। 1799 में हुए चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू वीरगति को प्राप्त हो गया और मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और जो है
जो टीपू सुल्तान है इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था। थैंक यू। आप लोगों का जो है, आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों को जो है शेयर कीजिए, और निश्चित कोई भी आप जो है कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आज तक भी परीक्षाओं में बने हैं। और जो भी इसका जो है जितने भी तथ्य है सभी महत्वपूर्ण है, आप इनको जो है नोट कीजिए, और आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इससे जो है ये चैनल आगे बढ़ेगा, और आप लोगों के सहयोग से ही और जितने भी ये चैनल आगे बढ़ेगा तो फिर मैं इसमें जो है अच्छे से कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को जो है परीक्षा के लिए जो हेल्प जितने भी मेरे से होगी मैं आप लोगों की करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।